कि दोनों स्थितियों में यहाँ पर धारा घनत्व है ये अलग अलग होगा, J1 J2। तो क्या कह दोगे आप कि धारा का मान समान रहेगा। अभी पीछे अपन ने रिलेशन पढ़ा था I इज इक्वल टू J इंटू ए, धारा का मान समान होगा तो आप कह सकते हो J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2। इसको बोलते हैं बच्चों, इस वाले संबंध को बोलते हैं हम क्या, सांतत्य समीकरण। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, देखिए J व्युत्क्रमानुपाती हो गया A। इसका मतलब क्या बोल दिया आपने कि किसी भी चालक में अगर हम बात करते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो वहां पर धारा घनत्व ज्यादा होगा, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो बच्चों धारा घनत्व होगा कम। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत है तो प्रवाहित होने वाली धारा निर्भर करती है धारा घनत्व पे। बार बार संघट्य के कारण इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कम होता है। तो बच्चों निरंतर यदि टक्करें होती रहती है, निरंतर यदि इलेक्ट्रॉनों के बीच में संघट होती रहती है तो इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों यहां पर तापमान प्रभावी हो जाता है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण अल्प अनुगमन वेग होने पर भी धारा का मान अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो अगर उनका वेग कम होगा तो भी वहां पर धारा का मान अधिक होगा। धारा का जो संचरण है बच्चों वो प्रकाश के वेग से होता है। इसका मतलब ये होगा कि देखा होगा आपने जनरली कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करते ही तुरंत आपका बल्ब जल जाता है या आपका पंखा चल जाता है। इसका कारण क्या होता है कि कुछ ही पलों में वहां पर स्विच से और आवेश का प्रवाह हो गया उस विद्युतीय युक्ति तक। इसका मतलब यहाँ पर इतना अधिक इसका वेग होता है कि पलक झपकने से पहले अपना काम हो सकता है। मतलब प्रकाश की चाल से गति करते हैं यहाँ पर विद्युत धारा। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो क्रमागत संघटनों के बीच इलेक्ट्रॉन का मार्ग सरल रेखीय। ये चीज बच्चों अभी मैं आपको पीछे बता चुका कि जब अनुपस्थिति होगी विद्युत क्षेत्र की तो पथ होता है सरल रेखीय, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, ये सॉरी मिसप्रिंट है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पथ होता है बच्चों वक्राकार। तो ध्यान रखिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो पथ होगा सरल रेखीय क्रमागत टक्करों के मध्य, और उपस्थिति में बच्चों ये पथ होता है वक्राकार। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है ये बच्चों दर्शाया जाता है Na(x_d)/a। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व हो गया इलेक्ट्रॉनों का घनत्व हो गया बच्चों Na(x_d)/a। बच्चों Na होता है यहां पर अवोगाद्रो संख्या, Na होता है अवोगाद्रो संख्या, x होता है प्रति अणु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और d होता है इसका घनत्व। तो x तो होता है यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, d हो गया घनत्व, और a हो गया बच्चों इसका परमाणु भार। a होता है उस धातु का परमाणु भार। तो यहां पर मिल जाएगा आपको n मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ये बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट थे। अब चलिए देख लेते हैं कुछ किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। अब तक जो अपन ने विद्युत धारा और धारा घनत्व की बात करी है, तो एक दो पैटर्न के क्वेश्चंस बच्चों में समझा रहा हूं, बाकी आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। इजी पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं अब तक जो समझा अपन ने। क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक्सरे नलिका पर लगाया गया विभवांतर 5 किलोवोल्ट और इसमें प्रवाहित धारा है 3.2 मिली एंपियर। तो लक्ष्य पर प्रति सेकंड टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों आपको निकालनी है। तो देखिए क्या बोल दिया आपको, विभवांतर बोल दिया और इसमें प्रवाहित धारा बोल दी। प्रवाहित धारा बोल दी आपको 3.2 मिली एंपियर। तो बच्चों धारा का मान क्या होता है Ne/T। I इज इक्वल टू होता है Ne/T। प्रति सेकंड टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल दी आपको यहां पर कितनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। समय बोल दिया आपको 1 सेकंड, समय 1 सेकंड बोल ही दिया। आई का मान आपको दिया हुआ है 3.2 मिली एंपियर। एन पूछा है तो बच्चों एन आप निकाल सकते हो, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया, तो एन इज इक्वल टू हो गया I/E। तो 3.2 गुणा 10 की घात -3, और इसको आपने विभाजित कर दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 से, तो ये 2, और ये बच्चों हो गया 10 की घात 16। तो 2 गुणा 10 की घात 16 ऐसा कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन हो गया बच्चों, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज जो 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज है बच्चों, ये 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, एक सरल रेखा में गति करता है। 1.6 गुणा 10 की घात -6 एंपियर की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो 1 मीटर पुंज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लो कि भाई यहां पर ये 1 मीटर लंबा इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये लंबाई बोल दी L इज इक्वल टू 1 मीटर, और यहां पर आपसे कह दिया कि 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से ही गतिमान है। वेग दे दिया हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन पुंज का, और इसमें प्रवाहित धारा का मान दे दिया। तो बच्चों अभी अपन ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था धारा के लिए वेग और इसके पदों में, तो क्या कह सकते हो आप यहां पर I इज इक्वल टू, जैसे आपने बोल दिया Ne/T,
एन ई अपॉन टी बोल दिया क्यू की जगह, या आप इसको बोल सकते हो क्यू अपॉन टी। अब यहां पर देखिए बच्चों समय दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको इसकी दूरी दे रखी है और वेग दे रखा है, तो v इज इक्वल टू होता है एल अपॉन टी, तो t इज इक्वल टू हो गया बच्चों एल अपॉन वी। तो आपका जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी या एन ई अपॉन टी, टी की जगह क्या रख दोगे एल और ये v आ गया ऊपर। अब बच्चों यहां से आपका काम इजी हो गया, आपको धारा भी दे रखी है 1.6 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर, आपको लंबाई दे रखी है इसकी 1 मीटर, वेग दे ही रखा है 10 की घात 6, तो n निकल जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखिए आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसी को आप किसी भी फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो आपके फॉर्मूले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या आपके क्वेश्चन में पूछा गया है और क्या आपको जरूरत है वहां पर निकालने की। इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई हाइड्रोजन परमाणु है, बोर मॉडल में बात हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर की त्रिज्या में घूमते हैं। ये आवर्तकाल दे दिया, तो धारा का मान तो बच्चों अभी पीछे अपन ने देखा था धारा होती है, यहाँ पर वापस से हम बात करें तो Q अपॉन टी हो गई, टी हो गया यहाँ पर आवर्तकाल, इतनी त्रिज्या में यहाँ पर अपने को बात करवा रहा है, तो त्रिज्या की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खाली डराने के लिए है। सीधा आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन कैपिटल टी, आवर्तकाल से विभाजित कर देंगे आवेश को, आवेश नहीं दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया यहाँ पर E। कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल ईजी है। अगला क्वेश्चन बोल दिया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इतने मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतने चक्कर प्रति सेकंड, बच्चों आवर्ती दे दी है, चक्कर प्रति सेकंड का मतलब आवर्ती दे दी है आपको, एफ दे दिया ये, तो ये चीज आपको समझनी होगी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। कई बार बोल देता है कि इतने वेग से और देता है आवर्ती, तो आपको मात्रक देख के वहां पर समझना है कि भाई दिया हुआ क्या है। आवर्ती से परिभ्रमण करता है तो तुल्य धारा, तो बच्चों अभी पीछे अपन ने बताया था I इज इक्वल टू ई इंटू एफ, सीधा आपको यहाँ पर अब की बार आवर्ती से गुणा कर देना है इलेक्ट्रॉन के आवेश को और आपको मिल जाएगा विद्युत धारा का मान। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बोल दिया धारा घनत्व पे है बच्चों अगला क्वेश्चन कि 1 मीटर लंबा और 1 mm त्रिज्या का एक तांबे का तार है, इसको 2 मीटर लंबे और 3 mm त्रिज्या वाले लोहे के तार से श्रेणी क्रम में जोड़ के और धारा प्रवाहित कर दी, तो तांबे और लोहे के तार में धारा घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली चीज तो ये कि एक था हमारा तांबे का तार, ये मान लो एक तांबे का तार था और इसके आगे जोड़ दिया एक लोहे का तार, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो दोनों से प्रवाहित होने वाली धारा तो समान रहेगी, यहाँ पर दोनों से प्रवाहित होने वाली धारा समान रहेगी। तो यहाँ पर दोनों के सिरों पर धारा घनत्व देख लो, इसके सिरों पर अगर धारा घनत्व मैं J1 बोलता हूँ और इसका क्षेत्रफल A1 बोलता हूँ, इसके सिरों पर J2 और इसके सिरों पर A2 बोलता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर धारा घनत्व देखिए J1 A1 इज इक्वल टू लग जाएगा आपका संबंध J2 A2। आपसे क्या पूछा है धारा घनत्वों का अनुपात, तो बच्चों ये अनुपात आ जाएगा यहाँ पर J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2। इस वाले संबंध से आप निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है यहाँ पर। तो इनकी धारा घनत्वों का अनुपात आ जाएगा इनके क्षेत्रफलों के व्युत्क्रम के अनुपात में A2 अपॉन A1। तो इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इनका होता है पाई आर स्क्वायर, तो देखिए यहां से J1 अपॉन J2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। यहां से बच्चों आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। लंबाइयां देखिए एक 2 मीटर लंबा एक 1 मीटर लंबा, तो ये अनुपात हो गया बच्चों 4:1। त्रिज्या एक की 3 mm एक की 1 mm, तो 9:1, 9:1 होगा बच्चों, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 3 mm दे रखी है इसकी त्रिज्या। ऐसे अगला क्वेश्चन अनुगमन वेग पूछ लिया, चालक तार का क्षेत्रफल बोल दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आवेश वाहकों की संख्या बोल दी बच्चों यहाँ पर, और तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बोल दिया। तो अनुगमन वेग बच्चों पीछे अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, I इज इक्वल टू NaEVD, यहां से आप निकाल सकते हो VD इज इक्वल टू हो गया I अपॉन NaE। तो यहाँ पर आवेश वाहकों की संख्या मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, कैलकुलेशन कर सकते हो, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, क्वेश्चंस को आप नोट करके और प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इजी पैटर्न के क्वेश्चंस है। ये वाला भी क्वेश्चन अनुगमन वेग पे है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसी पैटर्न पे बच्चों ये क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होती है तो आप हमें बताइए, हमारे ऐप के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को बच्चों डेफिनेटली रिजोल्व किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है।
चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ओम का नियम। तो ओम का नियम, ओम बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया कि भाई किसी भी चालक में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो किस तरीके से उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रभावित होता है। तो ओम ने बताया कि भाई यदि भौतिक परिस्थितियों को नियत रखा जाए, भौतिक परिस्थितियां ओम के अनुसार मानी गई, ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, ये सब भौतिक परिस्थितियां मानी गई। यदि इन सबको नियत माना जाए तो किसी भी चालक में जो प्रवाहित होने वाली धारा है, ये बच्चों प्रवाहित होने वाली धारा इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर पर निर्भर करती है। इसका मतलब यहां पर ओम ने बताया कि अगर भौतिक परिस्थितियां नियत हो तो V समानुपाती होता है बच्चों I। V समानुपाती हो गया I। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर एक नियतांक आता है और बच्चों उस नियतांक को बोला जाता है प्रतिरोध। ये नियतांक होता है प्रतिरोध, जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R इज इक्वल टू यहां पर हो गया V अपॉन I। बच्चों इस प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो होता है ओम। बात करेंगे अभी इसकी। तो ओम का नियम एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखो ओम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यह केवल वहीं पर काम करता है, उन्हीं पदार्थों के लिए काम करता है जो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोल दिया जाता है ओमीय पदार्थ। तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ पर हम कैटेगराइजेशन करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा V समानुपाती I है। ये सिर्फ कुछ चालक पदार्थों के लिए होता है निम्न तापों पर। बाकियों के लिए जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो इसके एनोमलस इफेक्ट, मतलब विभिन्न अलग अलग प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो बच्चों ये ग्राफ हमेशा ही बनता है सरल रेखा। अगर मैं V को लेता हूं Y एक्सिस पे और I को लेता हूं X एक्सिस पे, तो बच्चों इस स्थिति में इस ग्राफ का जो ढाल है, इसकी जो प्रवणता है वो हमें देती है प्रतिरोध R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहां पर V अगर हो Y एक्सिस पे और अगर हम इसको X एक्सिस पे ले लें तो इसका ढाल जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम बनता है, जिसको चालकत्व बोलते हैं। करेंगे अभी बात। देखिए बच्चों जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए कि भाई दो अलग अलग तापमान यहाँ पर दिए गए हैं और इन दो अलग अलग तापमानों पर आपसे पूछ लिया कि भाई क्या संबंध है प्रतिरोधों का। तो अभी मैंने यहाँ पर पीछे बात करी कि भाई ग्राफ की जो प्रवणता या ढाल है बच्चों वो बताती है आपको प्रतिरोध का मान। जितना अधिक उस ग्राफ का ढाल होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर एक और दो, दोनों में से अगर मैं ग्राफ के ढाल की बात करूं तो θ1 कोण का मान अधिक हो गया। तो θ1 मतलब ग्राफ M1 का स्लोप अधिक हो गया M2 से। तो जिसका प्रतिरोध अधिक हो गया, यहां पर देखिए जिसका प्रतिरोध अधिक हो गया उसी के लिए तापमान भी अधिक हो गया। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। अब दूसरे होते हैं ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो बच्चों पीछे अपन ने एग्जांपल लिया ओमीय पदार्थों का जो ओम के नियम का पालन करते हैं। V और I में ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अनोमीय पदार्थ क्या हो गए? ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जैसे गैस, क्रिस्टल दिष्टकारी, तापानिक वाल्व, ट्रांजिस्टर, डायोड, टॉर्च बल्ब। बच्चों ये सारे होते हैं अनोमीय पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि V और I के बीच में इनके लिए खींचा गया जो ग्राफ है वो सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता, ये हमेशा आपको मिलता है कैसा? वक्राकार। तो इनके लिए अगर अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो देखिए ये कुछ अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर मैं बच्चों टॉर्च बल्ब की बात करता हूं तो टॉर्च बल्ब में देखिए इसका जो वेरिएशन है कुछ इस तरीके से होता है। मतलब थोड़ी देर तो जैसे जैसे वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है धारा का मान बढ़ती है और फिर उसके बाद में धारा नियत हो जाती है यहाँ पर। इसी तरीके से बच्चों अर्धचालकों की बात करता हूं मैं, तो अर्धचालकों में ये वापस से कर्विलीनियर होता है, मतलब वक्राकार ग्राफ बनता है यहाँ पर। डायोड के लिए भी वक्राकार ग्राफ बनेगा और यहाँ पर वाल्व के लिए भी ये ग्राफ बनता है वक्राकार। और भी एग्जांपल कह सकते हो, जैसे आप ट्रांजिस्टर कह सकते हो, थायरिस्टर कह सकते हो। तो ये सारे होते हैं बच्चों अनोमीय पदार्थ। तो बड़ा सिंपल सा अनोमीय पदार्थों का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अब ओमीय पदार्थों और अनोमीय पदार्थों के बाद में कि भाई प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध के लिए बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखना है। प्रतिरोध क्या हो गया? जब भी किसी चालक से धारा का प्रवाह होता है तो धारा के मार्ग में जितनी भी रुकावटें, जितनी भी अड़चनें उत्पन्न होती हैं, उन सबको बच्चों बोला जाता है क्या? प्रतिरोध। तो क्या कह सकते हैं हम? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि धारा के प्रवाह की जो रुकावट है बच्चों उसे कहा जाता है प्रतिरोध। अब देखिए कारण क्या है इसके? तो ऐसा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आयनों या परमाणुओं से होने वाली संगठनों के कारण होता है। तो जब भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये परमाणुओं
इनकी आपस में धनायनों से जो टक्करें होती रहती हैं, क्रिस्टल जालक में जो इनकी टक्करें होती रहती है, उनके कारण से क्या होता है, इनकी धारा का विरोध होता है। अगला, किसी चालक के लिए यदि एल चालक की लंबाई हो, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो और एन चालक के इकाई आयतन में अणुओं की संख्या हो, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई प्रतिरोध जो है वो होता है बच्चों रो एल अपॉन ए, या हम कह सकते हैं प्रतिरोध को एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए, एन ई स्क्वायर टो ए। ये होता है बच्चों प्रतिरोध का संबंध। यहां पर एम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल होती है चालक की लंबाई, एन होते हैं यहाँ पर इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो हो गया बच्चों श्रांति काल, और ए हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक का। अब देखिए बच्चों यहां पर जो m अपॉन एन ई स्क्वायर टो है, इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो रो की वैल्यू होती है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, रो इज इक्वल टू होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो एक चीज यहां पर और हम बात करते हैं भाई, ओम का नियम जो पीछे अपन ने बात करी थी, वहां से ये संबंध हमने दे दिया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या आप कह सकते हो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए। बच्चों इसके एसआई मात्रक की बात करें तो ओम, या ओम के नियम से आप कह सकते हो वोल्ट पर एम्पियर। एक ओम में बच्चों प्रतिरोध अगर मैं बात करता हूं ईएमयू में, तो 10 की घात 9 ईएमयू होता है इसका सीजीएस मात्रक ईएमयू पद्धति में। इसकी बच्चों विमा की बात करें तो वी अपॉन आई से आप निकाल सकते हो M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये होती है प्रतिरोध के लिए विमा। चालकत्व की बात करते हैं तो अभी पीछे मैंने बताया था बच्चों चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं चालकत्व। इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम इनवर्स, या बच्चों इसको महो भी बोलते हैं, ओम इनवर्स या महो, या इसका एक और मात्रक आप कह सकते हो सीमेन। तो सीमेन इसका होता है बच्चों सीजीएस मात्रक, ओम इनवर्स होता है इसका ऐसा ही मात्रक। अगर आई और वी में बच्चों ग्राफ खींचा जाए, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर हम विभवांतर को एक्स एक्सिस पे ले लें और धारा को वाई एक्सिस पे ले लें, तो बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ का ढाल है वो बताता है आपको चालकत्व, 1/r, या आप इसको बोल सकते हो चालकत्व। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की निर्भरता, तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है बच्चों वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक होते हैं, एक तो अभी पीछे हमने बात करी R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भाई किसी भी चालक का प्रतिरोध एक तो चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, तो चालक की लंबाई के समानुपाती हो गया। जितनी अधिक लंबाई का कोई चालक तार होगा बच्चों उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरी इसकी निर्भरता हम कह सकते हैं, चलिए जैसे यहां पर बात कर ली, ये एक पॉइंट मैंने डाला हुआ है कि भाई कोई आर प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध का तार है और उसको एन बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो अभी हमने पीछे क्या बात करी कि भाई आर समानुपाती होता है एल के, तो अगर हमने एन बराबर भागों में बांट दिया उसको, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बन जाएगा बच्चों आर बटा एन। क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता देखी, तो हमने बात करी है बी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसका मतलब जो प्रतिरोध है बच्चों ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक हुआ, मतलब तार की मोटाई यदि अधिक हुई तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार पतला हुआ, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हुआ तो उसका प्रतिरोध होगा अधिक। ये आप यहां से देख सकते हो। तो देखिए ये दो एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पर, एक पतले तार का एक मोटे तार का। तो ये मोटा तार है इसका प्रतिरोध होगा कम, और ये पतला तार है तो इसका प्रतिरोध होगा अधिक, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है और इसका ज्यादा है। और किस पर निर्भर करती है यहाँ पर, चालक का प्रतिरोध जो है बच्चों वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर अलग अलग पदार्थों के लिए हम बात करते हैं तो पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं तापमान, तो बच्चों तापमान के लिए देखिए आर, अभी पीछे हमने संबंध पढ़ा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए, तो प्रतिरोध का मान विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध का मान विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धात्विक चालक को गर्म करते हैं तो धातु के परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर उच्च आवृत्ति से दोलन करते हैं, और उच्च आवृत्ति से दोलन करेंगे तो क्या होंगे, उसके बीच में टक्करें बढ़ जाएंगी, और टक्करें बढ़ जाएंगी तो विश्रांति काल कम हो जाएगा, और विश्रांति काल कम होने पर बच्चों प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ये अभी अपन ने बात करी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि बच्चों किसी भी चालक पदार्थ के लिए हमने तापमान बढ़ा दिया, उसको हमने गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर क्या होगा, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, टक्करों की गति बढ़ जाएगी, और टक्करें बढ़ने की वजह से क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला औसत समय घट जाता है, जिसके कारण से चालक का प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है।
चलिए बच्चों, इसी के साथ अपन बात करते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो बच्चों अगर मैं चालक पदार्थों के लिए बात करता हूं तो चालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोध है वो रेखीय रूप से निर्भर करता है, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल टी। अब देखिए यदि हम इसके ग्राफिकल रिलेशन की बात करें तो वापस चलते हैं पीछे वाली स्लाइड में। ये बच्चों यहाँ पर इसका ग्राफ ये संबंध होता है। इस ग्राफ ये संबंध में देखिए एक्स एक्सिस पे यदि हम तापमान ले लें, वाई एक्सिस पे हम प्रतिरोध ले लें, तो यह कुछ इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और वाई एक्सिस पे जो ये अंतःखंड है आर नोट, देखिए कहां से हमने निकाला, ये आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस आर नोट एल्फा डेल टी, ये है बच्चों। इसकी तुलना कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c तो क्या है बच्चों, y एक्स पे काटा गया अंतःखंड, तो यहां पर ये अंतःखंड तो क्या हो गया आर नोट, और m क्या है ग्राफ का यहाँ पर ढाल क्या है बच्चों, तो ढाल हो गया यहाँ पर आर नोट एल्फा। जो आर नोट एल्फा है इसको बोला जाता है ग्राफ का ढाल, और एक्स एक्सिस वेरिएबल क्या हो गया टेम्परेचर। तो यहां से आपको चीजें बिल्कुल सेपरेट अलग दिख जाएंगी। ये वाई एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड हो गया आर नोट, इस ग्राफ का ढाल, अगर इस ग्राफ के ढाल की बात की जाए बच्चों तो इस ग्राफ का ढाल क्या हो गया आर नोट एल्फा, टेन थीटा यहां से आपको मिलता है आर नोट एल्फा। तो ये कुछ इस तरीके से हम चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता की बात करते हैं। ये अपन ने जनरल कॉन्सेप्ट एक बात करी है। विभवांतर के अनुरूप प्रतिरोध, अब देखिए किस तरीके से विभवांतर के अनुरूप प्रतिरोध होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध अद्वितीय नहीं होता, मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्टैंडर्ड प्रतिरोध हो गया, ये चेंज हो सकता है, बल्कि ये इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल करेगा, कोई भी आपने चालक बोल दिया तो ऐसा नहीं कि उस चालक का प्रतिरोध आपने आर बोल दिया तो आर ही रहेगा, नहीं बच्चों, ये चेंज हो सकता है, निर्भर करता है उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अर्थात विभवांतर किस तरीके से आरोपित किया गया है इस बात पर भी निर्भर करता है। तो देखिए जैसे ये मैंने तीन डायग्राम यहाँ पर लिए हैं, कोई चालक का यहाँ पर एक अनुप्रस्थ काट टुकड़ा है, तो यहाँ पर एक तो आपने उसकी मोटाई के अनुदिश ऊपर नीचे आपने विभवांतर लगा दिया, एक दोनों सिरों पर आपने लगा दिया लेंथ के अकॉर्डिंग, और एक उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग लगा दिया आपने। तो हर स्थिति में बच्चों यहाँ पर विभवांतर की वैल्यू अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि प्रत्येक के दोनों सिरों के मध्य हर बार लंबाई जो है वो कुछ अलग अलग मिल रही है, जिसकी वजह से प्रतिरोध का मान भी क्या होगा यहाँ पर अलग अलग। धातुएं, तो देखिए बच्चों धातुओं के लिए अगर मैं बात करता हूं प्रतिरोध ताप गुणांक की, प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करते हैं अपन, तो धातुओं के लिए बच्चों क्या होता है, प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध का मान बढ़ता है, इसका मतलब उनकी चालकता घटती है। कारण क्या होता है बच्चों कि ताप जैसे ही बढ़ता है तो वहां पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण से वहां पर उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो एल्फा का मान होता है धनात्मक, मतलब एल्फा होगा 0 से बड़ा, एल्फा होगा 0 से बड़ा, तो हम बोलते हैं तो धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा होता है धनात्मक। ठोस अधातुएं, अगर अधातुओं की बात करते हैं तो बच्चों इनके लिए अल्फा की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब ये होता है कि अधातुओं के लिए प्रतिरोध ताप पर निर्भर ही नहीं करता, क्योंकि ठोस अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अर्धचालकों की बात करें तो बच्चों अर्धचालकों में क्या होता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने पर इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं धारा प्रवाह के लिए, जिसके कारण से इनकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो हम बोलते हैं कि भाई अल्फा की वैल्यू होती है लेस देन 0, इसका मतलब अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक होता है बच्चों ऋणात्मक। विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो विद्युत अपघट्य में भी क्या होता है, ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, तो अल्फा की वैल्यू ऋणात्मक। आयनीकृत गैसों की बात करी जाए तो सेम कॉन्सेप्ट होता है बच्चों आयोनाइज्ड गैसेज में। आयनीकृत गैसों में भी जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिरोध का मान घटता है, मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई यहाँ पर ऋणात्मक। मिश्र धातुएं, मिश्र धातुओं के लिए बच्चों अल्फा की वैल्यू होती है धनात्मक, इसका मतलब इनके लिए प्रतिरोध का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और चालकता इनकी घटती है। अतिचालकों की बात करते हैं तो बच्चों अतिचालकों का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। अतिचालकों के लिए हम बात करते हैं तो अत्यंत कम ताप पर इनकी प्रतिरोधकता होती है, इनका प्रतिरोध होता है 0। तो अगर हम तापमान को बिल्कुल कम कर दें तो बच्चों इनका प्रतिरोध बन जाता है 0, मतलब ये आदर्श चालक की तरह व्यवहार करते हैं, इनकी चालकता बन जाती है अधिकतम। जैसे बात कर ली यहाँ पर Hg, मरकरी की बात हो गई बच्चों 4.2 केल्विन के नीचे, और लेड की बात हो गई 7.2 केल्विन के नीचे। लेकिन वास्तविकता में बच्चों ऐसा तापमान संभावित नहीं होता।
अगर इतना कम तापमान पे चालकता अधिक हो, अधिक अनंत बन जाए, तो जितनी भी समस्याएं यहाँ पर पृथ्वी पे हैं ऊर्जा को लेके, वो संपूर्ण समस्याएं दूर की जा सकती हैं। तो ये था बच्चों आज के। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रतिरोधकता से। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे हमारे नए टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।